अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच की पहले अहमियत पे तो हम सब बात करेंगे। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम कल पाकिस्तान में इन एक्शन थी और ना सिर्फ कल इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल था, बल्कि अगर हम क्राउड की बात करें तो जो हम बहुत ज़्यादा यहाँ बात करते रहे, कराची के क्राउड ने क्या रिस्पांस दिया। हाउसफुल था, स्टेडियम के बाहर तक लोग मौजूद थे और हमें एक बड़ा गहमा गेमी और एक मेले का सामान नजर आया और बहुत अच्छा लगा देखकर कि एक बड़ी इंटरनेशनल टीम को कराची में बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला। और आई एम श्योर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे मनाजिर मौजूद हैं और इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, अच्छे खेल पर दोनों टीमों को दाद मिलती रही। बहुत ही अच्छी स्पिरिट से इस सीरीज़ की शुरुआत हुई है। दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मिसाली। इसी तरह अगर हम बात करें दोनों क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो टीम्स हैं, बहुत अच्छी स्पिरिट दिखाई दे रही है। एक बहुत ही फ्रेंडली और एक बहुत ही कंपेटिटिव माहौल में जो है वो इस सीरीज़ की शुरुआत हुई है। और हम देख रहे थे कि बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर, वो भी मौजूद थे और उन्होंने ना सिर्फ वो आए हुए थे बल्कि पूरी जो टीम थी उनके साथ, उनके जो कह सकते हैं ना कॉन्सुलेट है, उसमें जितने लोग शामिल हैं वो एक स्पेशल शर्ट पहन कर आए थे एक साथ, यानी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की शर्ट मिक्स करके वो पहन कर आए हुए थे और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उर्दू भी बोलना जानते हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बल्कि जो फ्लड पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बरतानिया की इमदाद के हवाले से बात की। इस मैच में बार पाकिस्तान को शिकस्त हुई और दो किसी बात का है कि हमारे मसले पुराने के पुराने, एशिया कप वाले यहाँ भी कैरी हुए। लेकिन चलिए, पहला मैच था, अभी 6 मैच बाकी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम आइंदा आने वाले मैचेस में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। कल अब दोबारा मैच है, सोचने का वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम कर सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। इस मैच पे भी ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन चलते हैं जनाब मुनीर हक साहब के जाने, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। सर मौजूद थे कल हम नेशनल कराची में और इस मैच को देखा। बड़ी अच्छी शुरुआत थी, 87 रन पे कोई एक आउट था बल्कि पाकिस्तान का। बाबर भी कल अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे लेकिन उनका जो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो दोबारा हमें नजर आया। और क्या सर ऐसा हुआ कि मिडल ऑर्डर में फिर हम अपना जो रास्ता है वो भूल गए, भटक गए और इंग्लैंड ने आखिर में 158 रन पे 7 आउट। इस ग्राउंड का जो पार स्कोर है सर, जो PSL में बनता रहा है, वो अराउंड 190 है, तो हम तकरीबन 32 रन शॉर्ट थे सर। देखिए, बहुत सारी कल की शिकस्त के बाद ना आई ओपनर्स है पाकिस्तान के लिए। एक तो ये कि आपने बताया कि 85, 87 वन थे, देन 129 पर वन थे एट वन स्टेज। 14वां ओवर शुरू हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान का 170, 175 ऑन था क्योंकि आखिरी 6-7 ओवर्स थे और आपके पास विकटें थी। लेकिन आपने कहाँ पे ख़त्म किया? 158 पे। उसका मतलब है कि 15-20 रन शॉर्ट। सबसे पहले तो ये चीज़ थी, क्योंकि वजह ये है कि बाद में जो आपको डेथ ओवर्स मिले उसमें आप कुछ नहीं कर सके जो आपको करना चाहिए था। इफ्तिखार ने थोड़ा सा खेल दिया, बट वही बाबर और रिजवान ने ही कुछ खेला, बाकी सारे फ्लॉप हो गए। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल एक दफ़ा फिर आपका नज़र आ गया कि मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें बड़ी खली हैं। और यकीन करें, पाकिस्तान की शिकस्त के बाद एक आपने जो कल जज्बा देखा था, जोश देखा था पाकिस्तानी क्राउड का, कितना ज़्यादा था। और आप 3 ओवर जब रह गए थे लोग जाना शुरू हो गए, बिल्कुल जाना शुरू हो गए, इसलिए कि उनका अंदाज़ा हो गया था कि अब उनके लिए उस मैच में कुछ नहीं है। तो गफ्फार, बहुत सारी चीज़ें कल पाकिस्तान के लिए देखें, यही टीम कमोबेश है कि जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। और यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में तो आप एक शादाब खान आपके पास है, जो नहीं थे वो आएंगे। तो 6 मैचेस आपको इसी टीम के साथ खेलने हैं, तो अब किसके साथ आपने खेलना है? हो सकता है पाकिस्तान बिल्कुल ही रिवर्स पोजीशन हो, यानी रिटर्न हो जाए। भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते, क्रिकेट है। लेकिन जो कल जो कुछ हुआ है ना, देखिए इंग्लैंड के 5 प्लेयर बिल्कुल नए थे। एक का डेब्यू हुआ, वो मैन ऑफ द मैच बन गया, ल्यूक वुड। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका हार्डली 4 से 5 मैचेस का हरीफ टीम से कोई नया हीरो बनाना तो कोई हमसे सीखे। और फिर एलेक्स हेल्स की कल वापसी हुई, बड़े प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने भी कल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। बार इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, प्रोग्राम में डिटेल तरीके से एनालिसिस करेंगे। सो मुनीर साहब, अगर हम देखें जो एशिया कप का पैटर्न था, गो के फाइनल में तो श्रीलंका टॉस हार के भी मैच जीत गया, तो क्या हम टॉस पे तो ब्लेम नहीं कर सकते ना कि अगर हम कल टॉस हार गए, क्योंकि श्रीलंका ने इतना बड़ा फाइनल, पूरे टूर्नामेंट में एक ट्रेंड चल रहा था, लेकिन जब आपकी गिरफ्त अच्छी हो, प्लान्स अच्छे हों, स्पिरिट अच्छी हो, तो फिर टॉस इतना मैटर नहीं करता। आई थिंक अगर कोई ये हमें कहे कि टॉस ही एक वजह है सिर्फ मैच हारने की, तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। नहीं, कोई भी इत्तेफाक नहीं करेगा, इसलिए कि जब आप जाते हैं मैच खेलने के लिए तो जीतने के इरादे से जाते हैं। इसका ये नहीं होता कि टॉस, ज़ाहिर है आपको थोड़ी पता होता है कि आप जीतेंगे हारेंगे, आपको पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है। एडवांटेज थोड़ा सा ज़रूर कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल एज होता है। लेकिन मुझे बताएं गफ्फार, कल की विकेट जो है ये प्रिपरेशन है
T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो क्या इस विकेट पर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे? ऐसे विकेट वो कहाँ गई? रमीज राजा साहब जो कहते थे कि जी ड्रॉप इन पिचेज आएंगी, फिर ऑस्ट्रेलिया से वसीम अकरम साहब के कोट सुने जो एक वेबसाइट पे थे, मैंने ऑनर नहीं सुना, इसलिए मैं सिर्फ वो बात बताऊंगा जो मैंने देखी है। उन्होंने कहा ये विकेट फ्रेश है कि लग रहा है कि 7 पता नहीं कितने मैचेस हो चुके हैं, उन्होंने बात की तो क्रिटिसाइज किया उन्होंने। नहीं, मैं आपको वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रिपरेशन हमारी T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के लिए हो रही है। यहाँ तो कोई चीज़ हमें नहीं लगी, हमें तो इससे तो बेहतर था कि यूएई की विकेट ज़्यादा बेहतर थी कि आप वहीं खिलाते रहते। 6 मैचेस में आपने क्या करना है, आपने अपने आप को तवज्जो देनी है टीम के ऊपर। आपके पास कोई और टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई नए प्लेयर नहीं आने, इन्हीं के साथ घूमना है, 1-2 तब्दीलियों के साथ, 1-2 शफलिंग के साथ आपने जाना है। तो भाई ये बहुत वो है पाकिस्तान की लम्हा फिक्रिया, इसलिए कि आपका कुछ मतलब कोई चीज़ देखें ना, आपको एतमाद नहीं है इस वक्त। किसी भी एक आम आदमी से पूछेंगे, एक जो क्रिकेट जानने वाला है, उसकी कॉन्फिडेंस की कमी है। पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दिस इज समथिंग वेरी। चलिए, आपने जब बात की कल के मैच की, पॉजिटिव ये रहा रिजवान बाबर बहुत अच्छा खेले और अपनी फॉर्म मुझे बहुत बेहतर दिखाई दी, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन उनकी जो शॉट्स मेकिंग थी, जो रिजवान और बाबर का एक वतीरा रहा है कि बहुत फ्लुएंट खेलते हैं शुरू के पहले 6 ओवर्स में जब अपनी बेस्ट पर होते हैं, तो कल नियरली अपनी बेस्ट पर थे दोनों। लेकिन फिर बाबर तो आउट हुए, लेकिन रिजवान ने एक मरतबा फिर बड़ी शानदार बैटिंग की और उन्होंने अपनी जो कंसिस्टेंसी है वर्ल्ड नंबर 1 जिसकी वजह से वो मौजूद हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की रिजवान ने। और मेंटली बहुत टफ हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है या सवाल उठते हैं, लेकिन जो उनकी प्लानिंग है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है, कल तो उससे भी बेहतर कर गए। यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन अच्छी थी, बल्कि इंटेंट बहुत अच्छी थी, छक्के लगा रहे थे और अटैक कर रहे थे। तो आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा कि एटलीस्ट आपको जो प्रीमियर बैट्समैन है, और इवन बाबर की फॉर्म जिस तरह हमें कल थोड़ी झलक दिखाई दी, आई थिंक इस मैच का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यही रहेगा हमारे कल के मैच का। बिल्कुल यही चीज़ मुझे नज़र आती है। दूसरी ये कि वो तो देखें एशिया कप के भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे, 281 आई थिंक इन्होंने बनाए थे, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे। रिजवान ने अब वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। बाबर का थोड़ा सा खेले थे, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स उनकी ड्यू है बॉस, इसलिए कि मैं देख रहा था पिछले 15 मैचेस में T20 में उनकी सिर्फ 2 50s हैं। और अब वो क्या लगता है कि कप्तानी का प्रेशर तो नहीं लेने शुरू हो गए? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा देखें कि आउट जिस तरह के मैनर में हो रहे हैं, जैसे कल भी वो आदिल रशीद की बॉल को पिक नहीं कर सके, बाबर इस तरह की डिसमिसल के लिए नहीं जाने जाते, वो कहीं ना कहीं रन ऑफ प्ले में आउट हो जाते हैं। उनके डिसमिसल बोल्ड, LBW, अर्ली ऑन, क्या कोई प्रेशर है या बैट पैच? क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इस मैच से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैट पैच तो नो डाउट था एशिया कप में, और शायद वो कंटिन्यू भी हो, इसीलिए वो तनज़ुली होते। आप बता रहे थे अभी कि 4th पोजीशन पर आ गए। जब एशिया कप खेलने गए तो टॉप पे थे, नंबर 1 थे। बहरहाल वो तो चले वक्ती चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी आपको पता है इतना बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, उसका प्रेशर है, इतनी बड़ी सीरीज़ है, इसमें आपका प्रेशर है। फिर जो सबसे ज़्यादा उनको प्रेशर जो ट्वीट किया था आकिब जावेद से, जो आकिब जावेद ने जो बयान दिया था कि ये स्ट्राइक रेट और ये वक्त ज़ाया कर देते हैं, और ये उसका भी एक प्रेशर है। कल आपने देखा था कि बाबर ने उसका जवाब भी दिया, और बाबर ने जवाब तो दिया, लग रहा है कि वो फील कर रहे हैं चीज़ों को। बिल्कुल, देखें दोनों फील कर रहे हैं, बाबर भी फील कर रहे हैं, रिजवान भी फील कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं उनका जब इंटरनेशनल T20 नेशनल देखते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट वाकई 127 128 है इन दोनों का, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन वसीम अकरम ने बैक किया था, वसीम अकरम ने कहा था कि ये दोनों सही हैं ओपनर, इनको स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल में माउंट हो गई हैं, जिसकी वजह से बाबर थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। एक आध अच्छी इनिंग्स, एक आध 2 मैच जीतेंगे आप, मैं भी सीरीज अलाइव हो जाए, क्या पता कल हम मौजूद भी डिफरेंट डे हो, शायद हम देखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस जीत में इंग्लैंड की एक चीज़ छुप गई कि बाबर के जो शॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो एशिया कप में नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वहाँ की पिचेस का मसला था, लेकिन बाबर के जो कवर बैक ड्राइव्स हैं या जो उन्होंने कल थोड़े बहुत फ्लिक किए, मुझे लगा कि बाबर अपनी बेस्ट पर इंशाल्लाह आ सकते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मोहम्मद रिजवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनाज़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी बाबर की तरह आउटस्पोकन दिखाई दिए। तो मैं दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर साहब और मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब को लाइन पे लेके पूछूंगा कि क्या बैट से जवाब देना कभी कभी ठीक होता है, या मौका ऐसा आ गया कि जवाब देना पड़ रहा है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुरान डीपले में खुशामदीद। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इकबाल भाई, कुछ अल्फाज थे जो मैंने तो कम अज़ कम नहीं ऑन एयर किए, मुझे लगता है कि शायद मुनासिब नहीं है टीवी पर ऑन एयर करना, लेकिन बारह रिजवान शायद कुछ जज्बाती हो गए स्ट्राइक रेट के मामले पर। आपने सुने होंगे जो उन्होंने अल्फाज कहे। बाबर ने भी आकिब जावेद के हवाले से एक सख्त जवाब दिया था। इकबाल साहब, क्या ज़्यादा तनकीद हो रही है तो उनको जवाब देना पड़ गया, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है? जी इकबाल साहब।
मिर्जा इकबाल भी साहब से हम राब्ता दोबारा करते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, अब आ रही है। मैंने कहा मोहम्मद रिजवान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आखिरी जो इनका हिस्सा था स्ट्राइक रेट के हवाले से, जो उन्होंने एक जज्बाती बात की, आपकी क्या राय है इस पर? ये बहुत ज्यादा कुछ दबाव का शिकार है, इस तरह की बातें नहीं करते। और यही होता है ना कि पाकिस्तान के क्रिकेटर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस सवाल उनसे कल कुछ किया गया, सवाल गंदुम था, जवाब चना उन्होंने दिया, बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि जो रन रेट के हवाले से कोई बात करते हैं वो दूसरों के ऊपर तनकीद करने वालों पर आ गए, इस्लाम को बीच में ले आए। अब कहाँ होता है ऐसा? मैं तो हैरान होता हूँ। मोहम्मद रिजवान एक सीजन कैंपेनर है, कोई 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इन लोगों को बताए कि सवालों के जवाब दे। मीडिया मैनेजर क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो टीम के साथ है, जो फैन क्लब का मेंबर है इब्राहिम बदील? मैं तो हैरान होता हूँ कि पहले से इनको बता के आए कि भाई अगर ये सवाल होगा तो आप ये जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से जवाबात देना, क्योंकि ये इनके चेयरमैन भी ऐसे ही देते हैं। आपको याद होगा 2 रुपए 6 आने की टीम ली है, आपको याद होगा मैं 1 मैन शो हूँ। तो इस तरह की बातें फिर लड़के भी इंस्पायर होते हैं ना अपने चेयरमैन से। मैं समझता हूँ रिजवान एक सुलझे हुए क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं। कल उन्होंने 2000 रन मुकम्मल किए 52 T20 में। उनको इस तरह की बात सोच समझ कर करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब्दुल गफ्फार, मुझे लग रहा है कि दबाव था, जिस दबाव की वजह से उन्होंने इस तरह की बातें की। हालांकि उन्हें सीधा सीधा जवाब देना चाहिए कि जी हम तो रन रेट लेकर चले। कल तो वो कह सकते थे कि भाई हमने तो 87 रन की पार्टनरशिप कायम की, 8.7 का पर एवरेज था हमारा 10 ओवर में। लेकिन उन्होंने बजाय ये कहने के वो शुरू हो गए कि वो देखें, ये करें। इस तरह से आकिब जावेद के बारे में वो जो बाबर आजम ने थोड़ा सा इनके मुकाबले में सुलझा हुआ जवाब दिया। अगर आप काफी बेहतर था वो, काफी बेहतर था। लेकिन इनको समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में लड़कों को एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ग्रूमिंग की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, फिर मुझे इकबाल साहब आपसे मजीद बात करेंगे, जो कि मुझे एक ब्रेक पे जाना है। कि मुनीर साहब, एलेक हिल्स एक बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, लेकिन कल उनसे जब सवाल हुआ उनके हवाले से, एक जो विल्सन जो BBC के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा जी आज आपने बहुत सारे लोगों को खुश किया और बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया, वेरी गुड पोजीशन। और जब जा रहे थे मेरे सामने से गुजरे एलेक हिल्स, तो उन्होंने सबको शुक्रिया अदा किया मीडिया के लोगों का। तो ये आपको ना ये चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप तो कभी अंडर प्रेशर होते हैं, ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके बरक्स हुआ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताम, मैंने देखा ना, मैंने वो वर्ड ऑनर भी नहीं होने दिया कि मुझे लगता है कि शायद वो TV के लिहाज से मुनासिब नहीं है। तो जज्बाती हो गया रिजवान कल, तो थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे। और एक चीज़ और उन्होंने जो कही थी, जो आप शायद जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा था कि जी हमारे मिडिल ऑर्डर्स को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर ओपनर्स 12 ओवर 13 ओवर खेल जाएंगे तो लाजमी फिर 6-7 ओवर्स में आपको 8-9 खिलाड़ियों को आजमाना है, तो वो तो फिर तेज़ खेलते हैं। तो वो भी एक इशू है कि आपको वो भी देखना होगा। और अगर आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो गफ्फार जैसे मैंने कहा था कि इनका स्ट्राइक रेट, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई सर, वो कहता है गुलामी कि वो कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो हर 99% पाकिस्तानी फैन कभी खिलाड़ी पर तनकीद नहीं करता, सवाए जब वो चाहता है कि हमारी टीम बेहतर हो जाए, तो कभी भी इस बारे में बात ही नहीं करता कोई पाकिस्तानी फैन। मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव में इस तरह की बात करके, वरना नीयत पे शक तो नहीं किया जा सकता। नहीं, नीयत पे शक बिल्कुल रिजवान की नहीं कर सकते, लेकिन फैंस की भी, मीडिया की भी, सब लोग पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। लेकिन जब आपको एक चीज़ कही जा रही है तो उसको पॉजिटिव लें कि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं, सब एक बात कह रहे हैं कि जी हमारा स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, बजाय कि आप दूसरी तरफ इसका जवाब दें जो मुनासिब नहीं था। ना मिडिल ऑर्डर को आप बैक करें, मिडिल ऑर्डर का काम अपना खेलना है। हर जगह T20 में आखिर के 7-8 ओवर्स में मिडिल ऑर्डर और लेट ऑर्डर ही आके पिंच हिटर होते हैं जो स्कोर करते हैं, हर जगह ओपनर नहीं करते। मसले का हल क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, कि आपकी भी राय लेंगे कि आप कर रहे हैं क्या। चूंकि खुशदिल शाह भी रन नहीं कर पा रहे, आसिफ अली तो कल टीम में नहीं थे, शान मसूद की शमूलियत पर नासिर हुसैन भी सवाल उठा रहे हैं कि वो एकदम से ओपनर से नंबर 4 के प्लेयर कैसे बन गए। मतलब वो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की प्लानिंग शायद उनको समझ नहीं आ रही। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। 7 मैचेस की T20 सीरीज है, तो अभी यकीनी तौर पे कोई भी टीम कमबैक कर सकती है, पाकिस्तान के पास चांस मौजूद है। लेकिन इकबाल भाई, खुशदिल शाह भी अगेन परफॉर्म नहीं कर पाए, इसी तरह इफ्तिखार की कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन कल शान मसूद के ऊपर तो नासिर हुसैन कह रही है इनका नंबर ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं सर, ये जो वर्ल्ड कप से पहले जितने मैच होते जा रहे हैं बजाय इसके कि जवाबात मिले, सवालात खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो है ना, उन्होंने अपनी अना की जिद बनाई है। मेरे ख्याल में अगर कल फखर जमान नहीं थे तो उस सूरत में इन्हें शान मसूद को 1 डाउन पे भेजना चाहिए था। हैदर अली को इन्होंने 1 डाउन पे भेज दिया। इससे पहले हैदर अली उमूमन 4थे नंबर पर बैटिंग करते चले आए, अगर आप जी इवन 5वें में भी,
5वें पे भी उन्होंने किए, तो समझ में नहीं आता। शान मसूद ने तो क्योंकि ओवर्स कम रह गए थे, 7 रन बनाए, उसने तेज खेलने की कोशिश की, लाजिम बात है। लेकिन अब इनको ये खुद सोचना चाहिए ना कि पसंद नापसंद की भेंट किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब वो उसको कह रहे थे नंबर 4 खेलो, वो नंबर 4 डोमेस्टिक में भी खेला, यहाँ पर तो उसके लिए मौका था ना, क्योंकि फखर जमान थे नहीं, तो 1 डाउन पे आप क्यों नहीं आजमा रहे? मेरे ख्याल में इनमें बहुत सारी चीजें जो है वो नीयत का भी बड़ा अमल दखल होता है। रिजवान कल जो बात कर रहे थे अल्लाह की और रसूल की, तो नीयत का भी बड़ा दखल होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो शायद नीयत की वजह से भी इनको शिकस्त हुई। मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान की टीम में अब्दुल गफ्फार किसी की दाती टीम नहीं है। इस टीम के लिए लोग इतनी दुआएं करते हैं। ये बिल्कुल, कल देखिए ना इकबाल भाई कितना बड़ा क्राउड आया वीक डे के बावजूद कराची में। मैं आपसे एक मजीद सवाल करूंगा, देखिए मुनीसा में भी जो डिसमिसल बाबर का चल रहा था, हसरंगा, और कल फिर हमने देखा आदिल रशीद मोइन, हमारी मिडल ऑर्डर को हम अब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक्सपोज कर रहे हैं, जबकि हमें तो बहुत अच्छा खेलना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी वरिंग साइन के मिडल ओवर्स में हम रन्स भी नहीं कर पा रहे और विकेटें भी नहीं बचा पा रहे। देखें अभी आपने जो बात की ना, एक तो शान मसूद का नंबर 3 बनता है और नंबर 4 बिल्कुल इकबाल की एक बात से सब एग्री हैं। मिडिल ऑर्डर में आप भरोसा किस पे करेंगे? इफ्तिखार पे करेंगे, खुशदिल पे करेंगे, आसिफ पे करेंगे, शादाब पे करेंगे, नवाज़ पे, यही आपके पास है। अब परफॉर्म तो इन्हीं को करना पड़ेगा। आपको याद है इंडिया के अगेंस्ट चल गए थे नवाज़, आप मैच जीत गए, एक मैच में शादाब चल गए थे, आप मैच जीत गए, तो इनको यहाँ पर उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी जब भी आप जीतेंगे, वरना अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक खिलाड़ी के ऊपर नीचे करने से आपकी एज ए टीम भी तो चीज़ हो ना। बाबर को बड़ा स्कोर करना है, तेज खेलना है, जब भी चीज़ें बने। चलिए अब इकबाल भी टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब कल ही हमारा दूसरा मैच है और सोचने का मौका तो नहीं है टीम मैनेजमेंट के पास। क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी, चाहे मोइन अली जितनी दफ़ा कहें कि ये बी टीम नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके मेन प्लेयर्स नहीं हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो इस टीम से भी बहुत अच्छा पोटेंशियल निकालने में कल कामयाब हुए। हम क्या कर सकते हैं कल? जी इकबाल साहब, अगर हकीकत की निगाह से देखें अब्दुल गफ्फार, तो हमें अपने कॉम्बिनेशन आजमाने चाहिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आपने क्या इब्रार अहमद और आमिर जमाल को किस लिए रखा है टीम के साथ? जाहिद महमूद अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, 2 साल से आप उसे कैरी कर रहे थे, अचानक आप इब्रार अहमद को ले आए। और आमिर जमाल कहाँ से आ गया? फहीम अशरफ से आपने इतना इन्वेस्ट किया 5 साल तक, और एकदम से आमिर जमाल आ गया। तो अगर इनको लाए हैं तो इनको फिर जरा मौका भी तो देना कि पता चलेगा, और फिर अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करें। अब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तो गालिबन ये डिसाइड कर लिया है, जिद बना ली है कि उन्होंने इनिंग्स ओपन करनी, चाहे कोई कितने ही क्रिटिसाइज क्यों ना करे। आपको पता है इंजमाम उल हक हुए, शोएब अख्तर, उसके अलावा सईद अजमल, आसिफ जावेद, तनवीर अहमद, बेशुमार मिकी आर्थर सर, मिकी आर्थर, नासिर हुसैन, बेशुमार टेस्ट क्रिकेटर जो है वो कह रहे हैं अब आप सुन नहीं रहे, आप अपनी चला रहे हैं, क्योंकि आपने परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं आपने परफॉर्म किया, लेकिन जाती परफॉर्मेंस के मुकाबले में इज्तिमाई टीम की कारकर्दगी, टीम का जीतना अहम है। सबसे अहम चीज है टीम जीते। अगर आप 10 ओवर खेल कर आ जाएंगे और फिर बकिया आप उनसे मिडिल ऑर्डर से एक्सपेक्ट भी करेंगे, मिडिल ऑर्डर आपका अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा, बहुत सारे मसाइल हैं। और अगर आप कल 32 डॉट बॉल्स खेली अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान ने, जिसे आप अंदाजा लगा लेना कि 5 ओवर और 2 गेंदें तो हमने डॉट बॉल्स खेल ली, तो हमारा 14 ओवर और 4 गेंदों का मैच था क्या? तो ये सोचने वाली बातें हैं, ये सब टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, और ज्यादातर जो चल रही है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की और किसी हद तक शादाब खान की चल रही है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, कल 158 फॉर 7 थे मुनीर भाई, लेकिन बॉलिंग भी इतनी अच्छा नहीं चली, और कल थोड़ा सा मुझे लगा नसीम भी अपनी बेस्ट पर नहीं थे, हारिस भी, क्योंकि रन्स बहुत कम थे। थोड़ा बॉलिंग के ऊपर ही मुझे लगता है कि हम डिस्कस कर लें कि ठीक है आपके रन्स कम थे, लेकिन तो इससे ज़्यादा फाइट हो सकती थी, क्योंकि मैच बना ही नहीं। पूरे मैच में एरिक गेज क्योंकि आउट नहीं हुए, एज ओपनर आके लंबा खेल गए, और हम कभी भी सेकंड इनिंग में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इस मैच में वापस आएंगे। देखिए कल मैंने आपको बताया ना, बॉलर्स भी कल पाकिस्तान के परफॉर्म नहीं कर सके। अब नसीम शाह जिस तरह दूसरा जो इकबाल भाई की बात ये करता है कलामी कि हम बाबर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, जैसे कि पावर प्ले के अंदर आप स्पिनर्स ला सकते हैं, या खुशदिल शाह जो कि PSL के कामयाब बॉलर हैं। मैं हैरान हूं कि आखिरी 10 वनडे इंटरनेशनल मैच में सिर्फ उनको एक नेदरलैंड के मैच में बॉलिंग मिली। क्या पता उसकी बैटिंग ऑलराउंडर्स के लिए होता है सर। युवराज सिंह 2011 का वर्ल्ड कप पूरा धोनी उनको इस्तेमाल करके जीत गए, हम खुशदिल शाह को ट्राई आउट ही नहीं करते। नहीं, उनको रखा हुआ आपने ज़रूर है, लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं कराते। जैसे आपने बात की ना, हमने हैदर अली को बिल्कुल ट्राई नहीं किया एशिया कप में, हालांकि जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें हम ट्राई कर सकते थे। इफ्तिखार की बॉलिंग आपने फाइनल में ट्राई की जब पूरे टूर्नामेंट, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल आपकी कहना सही है।
लेकिन अब करें तो क्या करें, या तो आप क्रिटिसाइज़ करते रहें या फिर आपको हल निकालें कि टीम तो जीतनी है ना, कि अब तो यहाँ 6 मैचेज हैं प्लस ट्राई सीरीज़ प्लस T20 वर्ल्ड कप, अब गैप तो है नहीं। अब आपको इन्हीं खिलाड़ियों से चलना है तो इसमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, शफलिंग करें, जैसे हैदर अली को 1 डाउन, शान मसूद को 1 डाउन लिया, या शान मसूद किसी मैच में ओपन करा दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप नहीं चाहते, आप यही कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, तो आप शान मसूद एटलीस्ट 1 डाउन खिलाएं, हैदर अली को 2 डाउन खिलाएं, और फिर आप थोड़ा सा देखें आपकी बॉलिंग में। आपने बिल्कुल सही कहा, 4 ओवर में 41 रन दिए हैं और उनके भी 3 अच्छे रहे, 2 ओवर में ऑलमोस्ट 40 के करीब रन बने हैं धानी के। तो इतनी अच्छी कल बॉलिंग नहीं थी पाकिस्तान की। जब स्कोर कम हो तो फिर आपके बॉलर्स की जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, गफार के बॉलर्स को जल्दी आप विकटे भी नहीं ले सकते। भी कल मुझे लगा कि बाबर भी थोड़ा उनसे इतना इंप्रेस नहीं थे। लेकिन चलिए इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तस्दीक के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की। हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल होगा। कल इंशाल्लाह स्टेडियम के बाहर हम मौजूद होंगे, वहाँ से लाइव शो करेंगे, तो आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा जो फैंस कराची से ताल्लुक़ हैं। पेशावर ज़ल्मी ने जनाब इस दौरान पिछले 5 दिन हुए टैलेंट हंट किया है, और जमरोद हो, सवाबी हो, इवन हरीपुर जाकर चूँकि सलाब जद्गान आपको पता है वहाँ पे खैर में काफ़ी जो है वो सिचुएशन ख़राब है, तो मुनीस साहब बच्चों को इन्वाइट किया 29 मकामात से कि वो ज़रूर आएँ। और वजातुल्लाह वास्ती भी मोहम्मद अकरम साहब के साथ मौजूद थे जो लोकल टैलेंट को वहाँ समझते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त वो फुटेज भी चल रही है, काफ़ी बच्चे बड़ी तादाद में आए, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज, बिकॉज कोई टैलेंट अगर रह जाता है तो वो यहाँ से उसको एक रास्ता मिलता है। और फॉलो बैक ये है मोहम्मद अकरम साहब से जो मेरी बात हुई कि ट्रायल्स के बाद 60 टीमें बन रही हैं 7 डिवीज़न की, और 15-15 रुकनी स्क्वाड होगा, और नवंबर में इनका टूर्नामेंट होगा। उस टूर्नामेंट में से जो बेस्ट टीम बनेगी उसके बेस्ट प्लेयर्स को आप पेशावर ज़ल्मी के साथ ट्रैवल करवाएंगे PSL 8 में, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हुआ तो वो इमर्जिंग कैटेगरी में खेल भी सकता है। तो व्हाट अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स। यही होता है, देखिए यही टैलेंट हंट स्कीम जिसको हम कहते हैं ये है, क्योंकि देखिए इस वक्त KP में टैलेंट भरा हुआ है। आप अपनी नेशनल टीम में देख लें KP से कितने प्लेयर आए हैं, आप डोमेस्टिक में देख लें तो 100% यहाँ से आपको टैलेंट मिलेगा। गॉड नोस के कोई टैलेंट आपको ऐसा मिल जाए। मुझे याद है वसीम अकरम भी टैलेंटेड स्कीम से आए थे, यासिर जान बहुत अच्छा खेले, यासिर को याद होगा पेशावर ज़ल्मी से, मोहम्मद हारिस भी पेशावर ज़ल्मी खेले, और हैदर अली भी इसी तरह है। ब्रेव है ना, ये ब्रेव होके खेलते हैं, मतलब उनकी जो पसंद की अच्छी चीज़ मुझे लगती है मोहम्मद अकरम साहब की कि हारिस को खिलाया तो नंबर 1 पे खिलाया, और कामर अकमल की जगह खिलाया ड्यूरिंग टूर्नामेंट, जब उनको लगा कि एक नया ऑप्शन चुनाई चाहिए, तो वो ही ऑलवेज टेक बिग डिसीजन और यंगस्टर को पूरा चांस दे देते हैं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है कि पिक तो किया पर खिला के इस पोजीशन पर ओपनर, और कह रहे हैं जाके मारो। हारिस तो फैन बन गए रमीज आजा उनके। बिल्कुल, वजह पता क्या थी? वजह ये कि देख लिया था इस बंदे में करेज है, ये जाके तेज़ रफ्तारी से खेलता है, डरते नहीं है। तो जैसे हमारे मोहम्मद हारिस अब मौजूद हैं हमारे T20 स्क्वाड में। रमीज राजा ने उनके लिए ट्वीट किया हुआ है, वाइट प्लेयर थे, इसलिए मैं उनको बड़ा हाई रेट करूंगा। बिल्कुल किया कि रमीज की आई बहुत अच्छी है। रमीज किसी के मतलब इतनी ज़्यादा बात करते हैं जब तक श्योर ना हो। तो सर कब खिला रहे हैं फिर हम उनको इस T20 सीरीज में, तो किस पोजीशन पर? अगर हम उनको खिलाएंगे तो फिर रिजवान कहाँ जाएंगे? और एक बात, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रिजवान थे, रिजवान ने कहा से सवाल पूछा कि आपकी इंजरी के मुतालिक क्या अपडेट है, तो कहने लगे कौन इंजर्ड है? मैं तो बिल्कुल सही हूँ आपके सामने। तो पूरे एशिया सर लड़खड़ा के चल रहे हैं, मैच के दौरान इंजर्ड हुए। पूरे एशिया आप याद होगा फुल स्ट्रेच किया था, मेरा हाथ भी दादा ऊपर जा और फिर आप गिरे थे, तो MRI के लिए क्यों गए थे? अगर आपका इंजरी थी, उनको सबको नजर आ रहा था, इवन पाँव सही नहीं रख पा रहे थे जमीन पे। कई दफा फाइनल में 7 मैचेस हैं, जैसे शादाब ने कल रेस्ट किया, हसनैन ने रेस्ट किया, या आसिफ अली मुझे नहीं पता रेस्ट किया कि ड्रॉप हुए, तो क्या रिजवान की जगह हम हारिस को ट्राई नहीं कर सकते? बिल्कुल ट्राई कर सकते थे। देखिए कल के मैच में प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट से पहले हम सब मीडिया बॉक्स में, आप भी थे, मैं भी थे, मीडिया से हम यही बात कर रहे थे कि हारिस कल खेलेंगे, और धानी का भी किसी को नहीं था कि धानी प्लेइंग 11 में होंगे। दोनों के फिटनेस का इशू था, लेकिन दोनों को खिला लिया गया। शादाब को हमें नहीं पता था, शादाब को रेस्ट दे दिया गया और उस्मान कादिर को मौका दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा देखने वाली, इसलिए आगे मैचेस बहुत हैं गफ्फार। 6 मैचेस यहाँ बाकी हैं, फिर 3-4 मैचेस आपको वहाँ खेलने, फिर वर्ल्ड कप। चलिए सर देखते हैं, क्योंकि दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल है। अच्छी बात है कराची के क्राउड ने कल भी खरीदी हुई है, तो हम वेरी एक्साइटेड कि इंशाल्लाह कल भी एक बड़ा क्राउड आएगा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम कल अच्छी कारकर्दगी दिखाए, ताकि जो क्राउड आ रहा है अपना होम क्राउड उसको एंजॉय करने का मौका मिले। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।